हेलो बच्चों, मैं चंद्रकांत सर इंग्लिश मंत्रा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9th द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां ये चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। यानी सम्राट औरंगजेब ने पुंगी को, जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत वाद्य यंत्र था, उसे राजशाही परिवार में बजाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो आवाज़ था वो बेहुदा था, एकदम भद्दा था। कहने का मतलब कर्कश आवाज़ था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और इसी के वजह से, मतलब इसका आवाज़ जो श्रील था, कर्कश था, तो इसके वजह से लोग इसे नॉइज मेकर समझने लगे और इसे नॉइज मेकर की संज्ञा दी गई। फ्यू हैड थॉट इट would one day be revived। और कुछ लोग का ऐसा मानना था कि हो सकता है फ्यूचर में यह जा करके इसमें सुधार होगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो एक बार्बर यानी हजाम था, तो वह हजाम, लेकिन वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब उसके फैमिली में सभी लोग म्यूजिशियंस थे। तो उसने इसे इम्प्रूव किया, ठीक है, और उसने इसे इम्प्रूव करने का निश्चय किया। और किस चीज़ में? तो इसके टोनल क्वालिटी में। आगे, ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो उसने क्या किया? एक हॉलो मीन्स होता है खोखला, जो अंदर से खाली होता है, जैसे हम लोग बांसुरी देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उसने एक ऐसा पाइप चुना जो अंदर से खोखला था, ठीक है। और पुंगी से ये वाला जो वो पाइप चुना, थोड़ा लंबा और चौड़ा भी था, और उसमें बीच में 7 होल्स बनाए हुए थे। और जब वो उसे प्ले करता था तो बारी बारी से सभी होल्स पे उंगलियां रखता था, कभी किसी से उंगली हटाता, कभी किसी पे रखता, एज लाइक आप मान लीजिए फ्लूट, बांसुरी के जैसा। वेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। हाँ, बिल्कुल वही बात। जब वो इसे बजाता तो कुछ होल्स को खोलता, कुछ होल्स को वो बंद करता। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और ऐसा करने से क्या होता? काफ़ी सुंदर, सुरीला और मधुर आवाज़ उससे निकलता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। उसने इस यंत्र को, यानी वो नया जो यंत्र बनाया था, उसे राजा के सामने, रॉयल्टी कहने का मतलब राजशाही परिवार के सदस्यों के बीच बजाया, तो सभी ने इसकी प्रशंसा की। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब सिंपल सा बात है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, पुंगी तो रहा नहीं, मतलब पहले का जो पुंगी था वैसा तो रहा नहीं, ये तो अब डेवलप हो गया, तो इसलिए इसका नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट played in the south chambers and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई। चूँकि सबसे पहले ये बजाया गया था शाह के चैम्बर में, यानी किसी राजा के आवास में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, शाह यानी जो राजा को इंडिकेट कर रहा है, और बजाया कौन? तो एक हजाम यानी बार्बर यानी नाई। तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। राजा के शाह से सह लिया गया, और वो नाई था तो इसलिए नाई जोड़ दिया गया, यानी इसीलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन रहा है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि उसका नाम शहनाई क्यों पड़ा, क्या कारण है। पॉइंट 2, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी मंगलकारी। और शहनाई का जो आवाज़ था यह काफ़ी मंगलकारी माना जाने लगा। और बिल्कुल जो भी चीज़ हमें काफ़ी सुरीला लगता है, अच्छा लगता है, वो तो ऑटोमेटिक हमारे नेचर में आ जाता है कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, तो वैसे ही हो गया इसमें। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। Indispensable कहने का मतलब होता है अपरिहार्य, जिसे टाला न जा सके। मतलब उसका आवाज़ इतना सुरीला था, इसके वजह से उसे मंदिर में बजाया जाने लगा। और नॉर्थ इंडियन, जो कि नॉर्थ इंडिया में जो जगह आते हैं, वहाँ जो भी शादी विवाह का समारोह होता था, तो वहाँ एक मतलब यह एक ज़रूरी से ज़रूरी वाला आइटम बन गया था कि नहीं, शहनाई तो भाई होना ही चाहिए शादी में। In the past, the Sahnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. In the past, अब कुछ बात यहाँ बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे तो अपने दरबार में बहुत सारे, कोई नर्तकी को रखा करते थे, कोई
गाना गाने वाले को रखा करते थे, कोई महान जो काफ़ी बुद्धि वाले लोग होते थे उनको रखा करते थे। तो प्राचीन काल में नौबत होता है मतलब 9, कहने का मतलब राजा अपने राज परिवार में 9 म्यूज़िकल जो अलग अलग म्यूज़िक को ऑपरेट करने में, प्ले करने में माहिर होते थे, तो वैसे लोग को रखा करते थे, वैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखा करते थे। तो ये इतना बेहतर हो गया कि शहनाई का भी स्थान उसमें आने लगा, मतलब रॉयल कोर्ट्स में शहनाई को भी रखा गया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तक इसका यूज़ यानी लोग शहनाई को बजाते हैं कहाँ? मंदिरों में और शादी विवाह में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका क्रेडिट मतलब आज जो शहनाई का इतना विकास हुआ है, ये क्लासिकल स्टेज पे जो पहुंचा है, बस किनकी देन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। थर्ड, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। अब 5 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका घर बिहार के डुमराव में था, वो तालाब के पास, ठीक है, पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chat, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी सुंदर भी बात है। वो एक मुस्लिम थे, लेकिन शुरू से ही वो अपने घर के पास के बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पे वो भोजपुरी चैत गाने जाते थे, ठीक है, और जब वो गाना वहाँ गाते थे तो उसके बाद उन्हें इनाम के तौर पे 1.25 किलो का लड्डू यानी 1.25 kg का लड्डू वहाँ के जो महाराजा होते थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ऐसा 80 वर्ष पहले हुआ कि वह छोटा सा लड़का ट्रैवल्ड, कहने का मतलब उसका जो लाइफ, किसी का भी लाइफ जो आगे बढ़ता है, लाइफ में वो विकास करता है, यानी वो बोल सकते हैं वो पीरियड आपका ट्रैवल पीरियड हुआ, और अंत में उसे क्या मिला? भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, उनको मिला, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। 4, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। और इनका जन्म 1916 ईस्वी 21 मार्च को हुआ था, और बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते थे, यानी किस परिवार से आते थे? म्यूजिशियंस, बिहार के म्यूजिशियंस परिवार से ये आते थे, जाने जाते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज, वो शहनाई नवाज थे कहाँ? भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और उनके पिताजी पैगंबर बख्श और घर में और भी जो दूसरे लोग थे वो सभी शहनाई प्लेयर ही थे, मतलब शहनाई ही बजाने का काम करते थे, मतलब वो पूरे म्यूजिशियंस फैमिली से आते थे। पॉइंट 5, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। और यह जो यंग लड़का, कहने का मतलब बिस्मिल्लाह खान जो थे, शुरू से ही उन्होंने म्यूज़िक को अपने बचपन से ही सीखना आरंभ किया। एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। और जब वह 3 साल की उम्र में थे तो उनकी माँ उनको अपने नानी घर ले गई, जिसको पहले बनारस कहा जाता था, अब वाराणसी, नौ वाराणसी लिखा गया है। तो वो अपने नानी घर गए और वहाँ पे वो अपने मामा जी को देखे क्या बजाते हुए? शहनाई बजाते हुए। तो काफ़ी वो फैसिनेटेड, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए उनसे, वो मतलब मंत्रमुग्ध हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने मामा जी के साथ, क्या नाम था उनका? अली बख्श, जो कि विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में एम्प्लॉयड थे, शहनाई बजाने का काम करते थे, ये उनके साथ जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और बिस्मिल्लाह खान जब वहाँ जाते थे तो अली बख्श जो अपना काम करते थे यानी शहनाई बजाते थे, और ये चुपचाप घंटों तक उनको सुना करते थे, उनको समझा करते थे। और
जैसे सुना करते थे लग रहा था कि ये बिल्कुल जैसे प्रवचन चल रहा है और सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब उसके बाद ही धीरे धीरे उन्होंने भी इसका लेसन लेना, मतलब इसको सीखना शुरू किया, और दिन भर थ्रू आउट द डे, मतलब दिन भर वो इसका प्रैक्टिस किया करते थे कि कैसे वो बेहतरी से बजा पाएँ। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude कहने का मतलब होता है अकेला, एकांत, अकेलापन। मतलब for years to come, वर्षों तक, मतलब उसके भी जब वो प्रैक्टिस शुरू किए उसके भी कई सालों तक वो प्रैक्टिस किए। कहाँ कहाँ? तो बालाजी मंदिर, मंगला मैया और गंगा नदी का जो घाट होता था, तो वहाँ पे यह जो यंग अप्रेंटिस थे, यंग कहने का मतलब वो कम उम्र के थे बिस्मिल्लाह खान, अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु होता है, मतलब वो कम उम्र के प्रशिक्षु थे जो नॉलेज ले रहे थे। तो इन सभी जगहों पे वो वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉलिट्यूड होता था, वहाँ का वातावरण काफ़ी शांत होता था, इसलिए। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। और वो तो गंगा नदी के पास बैठे हुए रहते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते थे, तो पानी का भी अपना एक आवाज़ होता है, कलकल छल छल का आवाज़ आता है पानी से, और बहुत तरह के आवाज़ आते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कोई धुन आ रहा है। तो कहने का मतलब जब बिस्मिल्लाह खान ये सब चीज़ सुनते थे तो इस आवाज़ से वो इंस्पायर्ड हो जाते थे कि जब पानी में वैसा आवाज़ आ रहा है तो मैं क्यों ना अपने सहनाई को इस तरह से बजाऊं कि मैं अलग तरह का राग धुन इसमें बना पाऊँ, नया राग उत्पन्न कर पाऊँ। 6. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल, अब ये समझने वाली बात है कि कभी कभी हम लोग भी होता है, जैसे स्कूल गए, पढ़ने गए, कोई काम करने गए और एकाएक मन में आया 2-4 लाइन गुनगुना दिए, तो वो भी थोड़ा सा गुनगुना दिया ऐसा। उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, तो उस्ताद फैयाज़ खान भी वहाँ आए हुए थे और उन्होंने इसके पीठ को, यानी बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन मेहनत करो, तुम इसमें और आगे बढ़ जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अच्छा, आप लोग यहाँ समझ लो ब्रेक क्या होता है। कई बार हम लोग किसी एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू देखते हैं तो पता चलता है कि भाई मैं पहले तो आया, बहुत स्ट्रगल हुआ, फिल्म ही नहीं मिल रहा था मुझे, तो फिर क्या हुआ, भट्ट जी ने मुझे एक ब्रेक दिया। कहने का मतलब मौका दिया, चांस दिया। तो 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो आई तो बिस्मिल्लाह खां को वहाँ उसमें बिग ब्रेक, यानी उसमें बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वह रेडियो पे प्रायः सुने जाने वाले सहनाई वादक बन गए, मतलब लोग उस समय ज़्यादा इनको सुनते थे। 7. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सहनाई। अब जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय हुए जो अपने देश का मान बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए सहनाई बजाएं। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। और वो वहाँ पे इस तरह बजाए जैसे लग रहा था वो काफ़ी हर्ट से, दिल से वो इसे प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने एक नया राग, काफ़ी राग वहाँ पे गाया लाल किले पे। और उस समय ऑडियंस कौन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहाँ महात्मा गांधी भी थे। और उसी मूवमेंट में कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी दिया था, जो आज तक सभी को पता है, काफ़ी फेमस है ये बात। पॉइंटेड, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान, अब सिंपल सी बात है कि भाई जिसका नेम फेम अपने कंट्री में बढ़ेगा, और हमारा देश तो काफ़ी बड़ा है, तो दूसरे देश में भी लोग फेमस हो ही जाएंगे। बिल्कुल यही हाल उनका भी हुआ और वो दूसरे देश में भी काफ़ी फेमस हो गए, अब्रोड मतलब विदेशों में, मेमोरेबल परफॉर्मेंस देने के वजह से, मतलब यादगार। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns। और अफ़गानिस्तान के
उस समय वो उनका पहला जो प्रोग्राम हुआ बाहर में वो अफ़गानिस्तान में हुआ। उस समय वहाँ के राजा किंग ज़हीर शाह थे और वह बिस्मिल्लाह खां के शहनाई बजाने से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने पर्शियन दरी, जो कि काफ़ी विख्यात रहा है उस समय, गिफ्ट में दिए और इसके अलावा और भी दूसरे बहुमूल्य उपहार दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। और ऐसा नहीं था कि केवल अफगानिस्तान के राजा ही इनसे प्रभावित थे, बल्कि सेल्यूलॉइड वर्ल्ड के काफ़ी जाने माने डायरेक्टर, आपको पता होगा विजय भट्ट, आगे हम लोग देख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि केवल अफगानिस्तान के राजा इनसे प्रभावित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। और डायरेक्टर विजय भट्ट हैं, वो तो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए इनसे, इतने ज़्यादा हो गए कि भाई अब मैं आपको तो भाई फिल्म में लेके ही रहूँगा। तो उन्होंने इनको फिल्म में ही ले लिया, इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए। और क्या नाम बना फिल्म का? गूंज उठी सहनाई। आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। आगे, द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया। और यह जो फिल्म बनाया गया उसमें इनका एक गाना भी रखा गया। कौन सा गाना है? दिल का खिलौना है टूट गया, है ना। काफ़ी फेमस गाना हुआ था ये उस समय का। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब अभी आप लोग ब्लॉक बस्टर सुनते हैं ना, तो ये चार्ट बस्टर कहने का मतलब हुआ बिल्कुल उसी तरह का वर्ड है कि वो ये गाना इतना ज़्यादा फेमस हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि ये चार्ट बस्टर, कहने का मतलब ये ब्लॉक बस्टर हो गया। पूरे देश में उस समय ये गाना गूंजने लगा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू कहने का मतलब इसका मतलब ये गाने का, इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा हिट होने के बाद भी इनका जो सेल्यूलॉइड वर्ल्ड यानी फिल्मी करियर था एक प्रकार से, वो 2 फिल्मों तक ही सीमित रह गया। पहला विजय भट्ट्स गूंज उठी सहनाई, ये तो अभी पहला है। सेकेंड, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, और दूसरा कन्नड़ मूवी है जो कि विक्रम श्रीनिवास के द्वारा सनाधि अपन्ना। मतलब यही दोनों तक उनका सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का जो दुनिया है वो सीमित रह गया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिसाइज। तो इस पे बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि भाई मैं या मुझे सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का जो रोशनी वाला लाइफ है, कहने का मतलब वहाँ तो स्टार्स होते हैं लोग, ये वाला लाइफ है, और नकली नकली शूटिंग होता है, कहने का मतलब शॉट होते हैं ना फिल्म में, जैसे कि कोई भी सीन है तो शॉट में चलता है, तो कहने का मतलब ये सब मुझे पसंद नहीं था। 9, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब कोई भी आदमी जो इतना आगे बढ़ेगा तो अवार्ड इसके पीछे पीछे आएगा, न कि लोग अवार्ड के पीछे जाएंगे। तो इनका पहचान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अवार्ड, ठीक कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, फास्ट मतलब तेज़ी से इनको मिलने लगा। बिस्मिल्लाह खां बिकेम the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का काफ़ी प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पे आमंत्रित किया गया अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल वहाँ पे इनको बुलाया गया, कैंस आर्ट फेस्टिवल में बुलाया गया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्हें इन्वाइट किया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब भाई ये तो देखो हद ही हो गया, उनका जो टैलेंट था कितना आगे बढ़ चुका था। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेहरान का जो ऑडिटोरियम था उसका नाम इनके नाम पे रखा गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। काफ़ी बड़ी बात है। आप लोग को भी अपने लाइफ में कुछ इसी तरह का चीज़ करना है, ठीक है, और सक्सेस बनना है। पॉइंट 10, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। अब अवार्ड्स की तो जैसे झड़ी ही लग गई थी, मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सभी अवार्ड इनको मिले। 11, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 ईस्वी में इनके काबिलियत को जो इनाम मिलना चाहिए वो मिला, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music
दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और ये सभी अवार्ड, ये सभी सम्मान पाकर जो अपने चेस्ट पे वो लगाए हुए थे, दिखा रहे थे, उस समय उनकी आंखों में गजब तरह की रोशनी दिख रही थी। मतलब खुशी का एक रोशनी एक होता है कि चलो भाई आज मुझे पता चला कि मैं भी कुछ हूँ या मैंने भी कुछ किया है अपने लाइफ में। तो वो यही कह रहे हैं लोगों से कि अपने बच्चे को भी आप म्यूज़िक सिखाइए। और यह तो हमारा हिंदुस्तान का एक सबसे धनी परंपरा है। कहने का मतलब हिंदुस्तान इस काबिलियत में काफ़ी आगे है। यहाँ पे घर घर पे लोग, कहने का मतलब टैलेंट है लोगों में बहुत ज़्यादा। और वो ये भी बता रहे हैं कि आजकल तो ये इतना आगे बढ़ गया है कि वेस्टर्न कंट्री के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, मतलब हमारे देश में, और म्यूज़िक सीख रहे हैं। 12 इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब वो बता रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कि जब वो भारत से बाहर होते थे, कहने का मतलब दुनिया भर यात्रा करने के बावजूद जब वो भारत से बाहर होते थे किसी प्रोग्राम की वजह से या और भी कारण की वजह से, तो उन्हें अपना गांव, अपना शहर बनारस और डुमराव काफ़ी ज़्यादा याद आता था और उन्हें लगता था कि ये दोनों मेरे लिए मोस्ट वंडरफुल टाउन है दुनिया में। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. अब उनका एक शिष्य था, स्टूडेंट था, तो उस स्टूडेंट ने बिस्मिल्लाह खां से कहा कि आप जो यहाँ सिखा रहे हैं, चलिए आप USA यानी अमेरिका में आप सिखाइएगा। आप बनारस में जिस जगह प्रैक्टिस करते थे या जैसा था, बिल्कुल मैं वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बनारस जैसा ही बना दूंगा, मंदिर था वो भी भाई मैं बनवा दूंगा, लेकिन आप USA चलिए। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन बिस्मिल्लाह खां क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर बात है, आप लोग इसे याद रखिएगा। वो कहते हैं कि भाई तुम मंदिर भी बना दो, मान लिया, तुम बनारस जैसा एटमॉस्फेयर भी बना दोगे, चलो मैं मान लिया, लेकिन भाई तुम गंगा नदी कहाँ से लाओगे, वो तो तुम नहीं ला सकते हो, है ना। बहुत सुंदर बात है। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. फिर वो बता रहे हैं जब भी वो बाहर में होते थे तो उन्हें हिंदुस्तान की बहुत याद आती थी। While in Mumbai, जब वो मुंबई में होते थे, I think of only Benares and the holy Ganga. जब मुंबई में होते थे तो वो बनारस के बारे में और पवित्र नदी गंगा के बारे में सोचते थे। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, और जब वो बनारस में होते थे तो उन्हें डुमराव का मठ याद आता था। मतलब इससे पता चलता है कि वो नेटिव, कहने का मतलब अपने देश के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो सजग थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। 13 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है समृद्ध भारत का एक विरासत है, मतलब उसको तरोताज़ा करने वाला है कि कैसे एक मुस्लिम और जो कि वो कट्टर मुस्लिम थे, मतलब अपने मुस्लिम धर्म का भी जो नियम कानून होता है उसे भी पालन करते थे, और उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ टेम्पल में सहनाई भी प्रत्येक सुबह वो बजाते थे। तो आई होप बच्चे आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।